नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो उत्तराखंड में होमगार्ड डे के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड जवानों की परेड में शामिल होने पहुंचे। तो इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने अपने शौर्य और जज्बे का परिचय भी दिया। तो शानदार परेड को देखकर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि होमगार्ड के जवान इतनी शानदार परेड भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल में साहसिक करतब दिखाते हुए ये जवान पुलिस के नहीं बल्कि होमगार्ड सुरक्षा के हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से होमगार्ड जवान बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी होमगार्ड जवानों के पक्ष में कई सारी घोषणाएं भी की है। तो आज उत्तराखंड में होमगार्ड डे मनाया जा रहा है। तो होमगार्ड डे के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड जवानों की परेड में शामिल होने पहुंचे। तो इस दौरान कई घोषणाएं सीएम धामी ने भी की है होमगार्ड जवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, चाहे वो होमगार्ड महिलाएं हो पुरुष हो, सभी के लिए उन्होंने एक घोषणाएं की है। तो इस दौरान होमगार्ड के जवानों ने अपने शौर्य और जज्बे का भी परिचय दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो शानदार परेड को देखकर ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि होमगार्ड के जवान इतनी शानदार परेड भी कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल में साहसिक करतब दिखाते हुए ये जवान पुलिस के नहीं बल्कि होमगार्ड सुरक्षा के हैं। हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। ये आज 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारम्भ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। साथ ही साथ जो 4 घोषणाएं भी की हैं जिसमें 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, जिनमें पूर्व से ही एक महिला प्लाटून है यहाँ पर, लेकिन बाकी के जो उत्तराखंड के 10 जनपद हैं उनमें महिला प्लाटून नहीं थी और जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान की है। ये आज तो वहीं उत्तराखंड राज्य का अपना दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल डेयरी प्रदेश भर में आंचल कैफे खोलने जा रहा है। जिस पहले चरण में विभाग ने देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे का शुभारंभ कर दिया है। दरअसल दुग्ध विभाग ने प्रदेश के शहीदों के परिवारजनों और आंदोलनकारियों और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने को लेकर एक नई पहल की है। वर्तमान में मौजूद अन्य दुग्ध कंपनियों को सीधा टक्कर देते हुए उत्तराखंड की दुग्ध ब्रांड आंचल को पूरी तरह से स्थापित किया जा सके। तो इस मौके पर डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। मेरे को अच्छा लगा सुनकर, जो काम हो जाएगा तो तब देखूंगी कैसे चलेगा। पर जब मैंने मंत्री जी को भी देखा, उनका व्यवहार देखा, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये है कि ये लोग अच्छा चलाएंगे और औरों की मदद भी करेंगे। तब जो नहीं, एकदम नहीं बन पाई है। देखिए, मैं कोई इसमें छुपी हुई बात नहीं है। आंचल की मार्केटिंग बहुत कमज़ोर रही और जिसका फ़ायदा दूसरे ब्रांड ने उठाया उत्तराखंड में। अगर अमूल उत्तराखंड में आके अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकता है तो कहीं हमारी कमी रही होगी, तभी ये स्टैब्लिश हुआ है। तो मैंने ये बीड़ा उठाया है कि आंचल को एग्रेसिवली मार्केट करेंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतेंगे। और देखिए, मैंने आप अभी भी मंच पे एक बात कही और आपके चैनल के माध्यमों से उत्तराखंड की समस्त जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि ये उत्तराखंड का लोकल ब्रांड है और अगर हम उत्तराखंड के लोग अपने लोकल ब्रांड में प्राइड महसूस नहीं करेंगे तो फिर उत्तराखंड के ब्रांड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। नहीं, एकदम नहीं बन पाई है। देखिए, मैं कोई इसमें तो डेयरी विकास विभाग की अनूठी पहल सामने आई है। देहरादून में खुला प्रदेश का पहला आंचल कैफे।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, आज एक नई शुरुआत की गई है उत्तराखंड वासियों द्वारा, तो डेयरी विकास विभाग की एक अनूठी पहल सामने आई है। ये कह सकते हैं कि डेयरी विभाग की तरफ से ये पहल यहाँ पर शुरू की गई है। जो आंचल दूध अब तक आंचल के जो ब्रांड बिका करते थे, प्रदेश का ये अपना ब्रांड है और ऐसे में अब उसका एक कैफे यहाँ पर शुरू किया गया। अन्य जिलों में भी इस कैफे को बढ़ाने की कार्य योजना यहाँ पर रखी गई है। जितने पर्यटक स्थल हैं उन स्थलों पर आंचल कैफे खोलने की बात डेयरी विभाग के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। और ये कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में जो एमडीडे कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर पहला आंचल कैफे खोलने का काम किया गया है। सरकार की योजना है कि इस आंचल कैफे के माध्यम से जो राज्य के जो शहीद परिवार के जो आश्रित हैं, जो शहीदों के जो आश्रित परिजन हैं, उनको भी यहाँ पर स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा ताकि एक बड़ी राहत उनको उन परिवारों को यहाँ पर मिल सके और राज्य में जो स्वरोजगार की जो कड़ी है उस कड़ी को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान हो सके। साथ ही इस पहल पर ये कह सकते हैं कि आंचल कैफे उस आंचल ब्रांड को सभी लोगों से सपोर्ट करने की बात यहाँ पर डेयरी मंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई है। कोशिश यही है सरकार की कि राज्य का जो अपना ब्रांड है उस ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया जा सके, उसको एक नई पहचान यहाँ पर मिल सके और सभी लोग उस ब्रांड को खरीदने के साथ साथ राज्य के जो विकास का रुपया उस रुपया को बढ़ाते हुए नजर आए। जी अभय, क्योंकि देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में आंचल कैफे का शुभारंभ किया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए थे और कितनी बड़ी अभी चुनौती है इसके सामने, क्योंकि एक लोकल ब्रांड स्थित किया गया है, लोकल ब्रांड लाया गया है, कितनी बड़ी अभी चुनौती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि राज्य के दूर क्षेत्रों में कैसे इस ब्रांड को पहुंचाया जाए। अभी तक ये कह सकता है कि जो शहरी जो क्षेत्र है वहां पर आंचल के जो ब्रांड है वो सभी स्टॉल से या सभी दुकानों पर उपलब्ध यहाँ पर हो पा रहे हैं, लेकिन जो राज्य के दूर क्षेत्र है वहां पर आंचल के जो ब्रांड है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में उन माध्यमों को कैसे और सशक्त किया जाए ताकि जो आंचल के जो ब्रांड है वो ब्रांड सभी तक यहाँ पर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जो शहीद के जनों को, परिवारजनों को इस योजना से जोड़ने का जो उद्देश्य सरकार की तरफ से रखा गया, विभाग की तरफ से रखा गया, उसमें किस प्रकार से लोगों को सहायता दी जा सकती है, कैसे जोड़ा जा सकता है शहीद के परिजनों को, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा स्वरोजगार की दिशा में जो सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो राज्य के युवाओं को किस प्रकार से इस आंचल कैफे के माध्यम से स्वरोजगार देने की बात सरकार आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पहल शुरू की गई है, शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम की उम्मीद भी यहाँ पर लगाई तो अबे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने देखा, एक तरह से कहा जा सकता है ये पहल उसी के तहत है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल का जो एग्जाम्पल हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिया करते हैं, उस लोकल फॉर वोकल को अपनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। कोशिश यही है कि राज्य का अपना ब्रांड सभी घरों में पहुंच सके, सभी लोग उस ब्रांड को अपनाते हुए नजर आए, क्योंकि जब अपने लोग उन सब चीजों को अपनाएंगे तो जो बाहर से जो लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो सैलानी के रूप में हो, पर्यटक के रूप में हो या फिर यात्रियों के रूप में हो, वो लोग भी उसका उपयोग यहाँ पर जरूर करेंगे और राज्य की आर्थिकी को बढ़ाता हुआ भी नजर आएगा और रोजगार के जो मार्ग है उसे भी काफी खोल देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के एग्जिट पोल को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि परिणाम और ज्यादा बेहतर होंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। साथ ही सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत और संगठन का साथ इन चुनावों में बड़ी जीत को दर्ज कराएगा। जितने एग्जिट पोल आए हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। जितने एग्जिट पोल आए हैं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि और बेहतर। तो वहीं भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। तो इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस मौके पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि भी दी है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, अलग अलग जगह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आज
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, तो 65वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो गुजरात और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। तो गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद में जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। तो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इससे उनका धर्म कमजोर हो रहा है। दरअसल अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद में शाही इमाम ने मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में आने की गलत ठहराया है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ है, इससे भी धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने इस दौरान सवाल करते हुए कहा कि क्या कोई पुरुष नहीं बचा है जिसको राजनीतिक पार्टियां टिकट दे सके। तो इस बयान पर गरिमा दसोनी ने भी पलटवार कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां आज भी शाही चल रहा है, तो वो अपनी अभी भी शहनशाही में रह रहे हैं। और इसलिए शायद उन्हें लगता है कि जब उनके पुत्र को, उनकी पुत्री को, उनकी पुत्रवधू को टिकट की बात आती है तो सारे नियम बदल जाते हैं। लेकिन जब एक आम मुसलमान चुनाव लड़ने की बात करता है तो महिलाओं के ऊपर वो अपनी इस्लाम को लादने की कोशिश करते हैं। ये उनका अपना इस्लाम है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज देश जागरूक हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। मैं इस तरह की किसी भी बयान की निंदा करती हूं, क्योंकि आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अग्रणी स्थान महिलाओं का आज कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लीजिए उसमें है। और यदि ऐसी कोई सोच रखता है महिलाओं के प्रति कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए या महिलाएं राजनीति में अच्छा नहीं कर सकती हैं, तो मुझे लगता है ये उसकी तुच्छ और छोटी मानसिकता को ही उजागर करता है। खबर रुद्रपुर से है, जहां बीजेपी नेता उपेंद्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष चौधरी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर ओमेक्स कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया है। तो इस मौके पर काफी संख्या में लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे थे। तो इस दौरान स्वर्गीय उत्कर्ष के पिता उपेंद्र चौधरी का कहना है कि वो अपने बेटे की याद में इस रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें वो 101 यूनिट रक्त जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों की जान को बचाया जा सके। आज मेरे स्वर्गीय पुत्र उत्कर्ष चौधरी की छठवीं पुण्यतिथि है। मेरा परिवार और मेरे युवा साथी और जो भाई हैं, पिछले 6 वर्षों से आज छठा वर्ष है, लगातार उसको स्मृतियों में बनाए रखने के लिए उसकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं और 101 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट करवाते हैं। मेरा आप सभी लोगों से और भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान, महादान, हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। आज मेरे स्वर्गीय पुत्र उत्कर्ष चौधरी की छठवीं पुण्यतिथि है। मेरा परिवार और मेरे युवा साथी। तो आज रुद्रपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। तो तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो रक्तदान से लोगों की जान बचाई जा सके, तो इसलिए ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो रुद्रपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता उपेंद्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष चौधरी की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर ओमेक्स कॉलोनी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं।
खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट हर साल घटता जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार भी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बजट लैप्स होने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि विभागों के द्वारा बजट खर्ची को लेकर बेहतर योजनाएं बनाई जाती है, कई बार योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती है, जिसके चलते 100% बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने आगे कहा कि इस बार जो बजट है वो 100% रहेगा। तो वहीं कोटद्वार के जौनपुर में भारी मात्रा में पॉलिथीन मिली है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी पॉलिथीन व्यापारी लगातार इसे बेच रहे हैं। तो कोटद्वार के में चेकिंग कर सबको सख्ती से चेतावनी दे दी गई थी कि कोई भी पॉलिथीन नहीं बेचेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उप जिलाधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जौनपुर के गोदाम में छापेमारी की है, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पाई गई है। तो उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसीलदार की निगरानी में दोनों गोदाम सीज कर लिए गए हैं। तो वहीं उप जिलाधिकारी का कहना है कि मना करने के बावजूद भी थोक व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे हैं, इसलिए कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की गई है और आगे भी यह अभियान इसी तरह चलता रहेगा। पॉलिथीन को लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमारे द्वारा ये छापेमारी कार्यक्रम किया गया था। इसमें विनय अग्रवाल सन ऑफ स्वर्गीय सीताराम अग्रवाल की गोदाम में छापा मारा गया, जहाँ पर प्लास्टिक के वो चीज़ें मिली हैं जो कि बैंड हो चुकी हैं, और चूँकि मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए इसको सील किया गया है और इसमें जो भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ये एक मैसेज है सभी के लिए कि जो प्लास्टिक जो चीज़ें बैंड हो चुकी हैं, सभी मेरा आपके स्ट्रीम चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध भी है, कृपया प्लास्टिक का उपयोग न करें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। पॉलिथीन के जौनपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में पॉलिथीन मिली है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी पॉलिथीन व्यापारी लगातार इसे बेच रहे हैं, वहीं पर लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोटद्वार में चेकिंग कर सबको सख्ती से अब चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी इस पॉलिथीन को ना ही बेचेगा और ना ही इसका इस्तेमाल करेगा। तो उप जिलाधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जौनपुर के गोदाम में छापेमारी की इस दौरान, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक मिला है। तो उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसीलदार की निगरानी में दोनों ही गोदाम को सीज कर लिया गया है। साथ ही उप जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मना करने के बाद भी थोक व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे हैं, इसलिए कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की गई है और आगे भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। तो खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य विभाग का बजट हर साल घटता जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार भी गंभीर नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने बजट लैप्स होने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि विभागों के द्वारा बजट खर्ची को लेकर बेहतर योजनाएं बनाई जाती है, कई बार योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती है। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बजट लैप्स हो, लेकिन नॉर्मली थोड़ा बहुत बजट, बहुत मिनिस्कुल पार्ट ऑफ द बजट कभी कभार लैप्स हो जाता है, क्योंकि जितनी आवश्यकता होती है हम ज़्यादा डिमांड नॉर्मली करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम फंड्स हो जाए। तो कुछ हर डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत फंड नॉर्मली थोड़ा लैप्स होता है, लेकिन हम लोग इसमें हमेशा मंथन करते हैं कि जितना जो भी पैसा इंपॉर्टेंट स्कीम्स के लिए, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत ही एक सेंसिटिव सेक्टर है और इसमें जो भी फंड्स जिस भी योजना के लिए रिलीज होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग मैक्सिमम इसको यूज करें। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।